हेलो दोस्तों, आज के वीडियो क्लास में हम DSSB के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं ना, उनमें सामाजिक विज्ञान SST के क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे। ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए भाई इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कौन सी क्रांति पेट्रोग्राद में बंद रोटी की कमी के कारण जन्मी थी। कौन सी क्रांति पेट्रोग्राद में जन्मी थी, यानी कि पेट्रोग्राद, ये रूस की बात हो रही है। सेंट पीटर्सबर्ग जिसका नाम था उसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया था। तो अप्रैल क्रांति, फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति या जनवरी क्रांति। तो ये मैंने जो क्वेश्चन उठाए ये कोई ऐसी बुक है जिसमें इसको प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व किया गया है, वहाँ से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे साइट पर भी और कई जगह ढूंढने पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिले तो किसी दूसरी साइट वालों के थे जिस पर उनकी मोहर लगी हुई थी, इसलिए भाई मैं उनको अपनी वीडियो में यूज़ नहीं कर सकती थी। तो ये जो पेट्रोग्राद में बंद रोटी के कारण जो क्रांति हुई थी वो थी आपकी फरवरी क्रांति। फरवरी की जो क्रांति थी वो पेट्रोग्राद में बंद रोटी के कारण हुई थी, ठीक है ना। यानी कि फरवरी क्रांति पेट्रोग्राद में बंद रोटी की कमी के कारण जन्मी थी। रूस की क्रांति को 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। और रूस की, अब ये देखिए रूस की बात आ गई ना, मैंने कहा था रूस में पेट्रोग्राद जो था उसका नाम बदल दिया गया था। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर का नाम था उसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया था, ठीक है ना। तो सम्राट के निरंकुश तंत्रीय शासन को समाप्त कर साधारण मजदूर और किसान जनता की सत्ता को स्थापित करने हेतु समाजवाद की अवधारणा को मूर्त स्वरूप प्रदान करने के लिए, बल्कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बंद रोटी की कमी के कारण जो क्रांति जन्मी थी, कहाँ जन्मी थी? पेट्रोग्राद में, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आया है आपका अपने इंडियन नेशनल जो आपका चैप्टर है इंडिया का, उससे मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सिंपल सी बात है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि किसने कहा था ये? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो ये कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब यहाँ देखिएगा सुभाष चंद्र के बारे में कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु कौन थे? गुरु चित्तरंजन दास। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? विवेकानंद थे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो थी वो किसने दी थी? रुडोल्फ हिटलर ने दी थी। और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। जो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है वो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज, अब ये ध्यान कीजिएगा, जो आज़ाद हिंद फौज है वो रास बिहारी ने गठित की थी, ठीक है ना। ये नहीं है भाई आज़ाद हिंद फौज का नाम आते हमारे दिमाग में सुभाष चंद्र घूम जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जुलाई 1943 में संभाला था। रास बिहारी द्वारा गठित थी आज़ाद हिंद फौज और उसका नेतृत्व जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। आज़ाद हिंद फौज में एक महिला बटालियन का गठन भी किया गया था, उसका नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सर्वप्रथम पोर्ट ब्लेयर की सेल्युलर जेल में दिसंबर 1943 में तिरंगा फहराया गया था। तो ये क्वेश्चन आप जो फैक्ट दिखाए इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया? तो ये आपके कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है ना। किसने? कार्ल मार्क्स के विचार थे कि जो समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए। जब आप कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो DSSB का सिलेबस आया है उसके अंदर कार्ल मार्क्स का चैप्टर पूरा कार्ल मार्क्स एक टॉपिक के रूप में दिया गया है और आपको इसको पढ़ना होगा। चलिए भैया अपने क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। रूसी क्रांति के चरणों, जो रूसी क्रांति हुई थी उसके चरणों के उसके बारे में पूछा है, कौन सा चरण कैसे हुआ था, तो उसके बारे में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। तो ये भी गलत है आपका, क्योंकि 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य शामिल थे, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स दी गई है दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? टेनिस कोर्ट, अब ध्यान कीजिए, पहले तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि टेनिस कोर्ट का जो ये इसके अंदर बताया गया है जो मैटर है ये कौन सी क्रांति में था, फ्रांस में या रूस में? तो ये आपकी फ्रांस की क्रांति में था, जब तीनों स्टेट्स की बैठक होती है टैक्सेस बढ़ाने के लिए
और जब थर्ड स्टेट मना कर देता है और जब वो बाहर आकर टेनिस कोर्ट में जब जमा होते हैं तो वहाँ उस चीज़ के बारे में लिया गया, बताया, वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन और बताया गया कि टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी। तो टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई थी। टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांस के थर्ड स्टेट जिसने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था, ठीक है ना, के सदस्यों के द्वारा सभा सदन के बंद होने के परिणाम स्वरूप टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 में ली गई थी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इस शपथ के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने खुद को राष्ट्रीय सभा ने यह निश्चित किया था कि अब हम सभी अलग नहीं होंगे और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, ठीक है ना, उससे सुदृढ़ नींव प्रदान नहीं की जाती, तब तक जहां आवश्यकता होगी हम एकत्रित होंगे। यानी कि थर्ड स्टेट के लोगों ने जब टैक्सेस लगाने के लिए जो सभा बुलाई गई थी तो उसमें क्या किया था, वो उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया था और वहाँ से बाहर आकर खुद अपनी एक राष्ट्रीय सभा बनाई थी जहाँ वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए थे और वहाँ उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक हमारा संविधान नहीं बनता, हमारी मांगें मान्य नहीं जाती, अच्छे से हम अपना विकास नहीं कर, जैसे भी इन्होंने अपनी ये बनाए थे, भाई सोचा था कि हम कैसे संविधान का निर्माण करेंगे और ये सब काम करेंगे जिससे भाई टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट पर ही टैक्सेस लगाए जाते थे। जो फ्रांस में थर्ड स्टेट पर जो टैक्सेस लगाए जाते थे उनको रोकने के लिए, उनके साथ जो जातियाँ हो रही थी उन सबको रोकने के लिए थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या की थी, एक सभा बनाई थी और वो ही टेनिस कोर्ट में इन्होंने शपथ ली थी। तो ये शपथ ली गई थी 20 जून 1789 को। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1787 में लुई 16 ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर से निर्वासित किया था, ये बताना है। तो उन्होंने ट्रोय शहर से निर्वासित किया था। क्यों किया था? क्योंकि कुलीन वर्ग, जो 3 वर्ग बताए थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा जो वर्ग था, तो जो कुलीन वर्ग था उसके कुछ सदस्यों ने लुई 16 के पक्ष में मतलब कि नहीं बोले थे। उन्होंने लुई 16 कुछ टैक्सेस लगाना चाहते थे, कुछ सुधार करना चाहते थे, वो उसके खिलाफ थे। ये कुलीन सदस्य जो थे उस समय कुछ कुलीन सदस्य इसके खिलाफ थे, उन्होंने उसमें उस लुई 16 के पक्ष में नहीं थे। तो लुई 16 ने क्या किया, उन्हें सजा के तौर पर जो ट्रोय शहर था वहाँ से निर्वासित कर दिया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 7, तो ये क्या था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन। और ये क्यों शुरू किया था भाई? खिलाफत आंदोलन की वैसे डेट भी दी गई, इसमें देख लीजिए। खिलाफत आंदोलन का आरंभ 1919 में, अक्टूबर 1919 में हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1919 से 1924 तक चलाया गया। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन और उठ सकते हैं वो यहाँ बताए गए हैं। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के धार्मिक क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रतिबंध को हटाने तथा तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। जैसे कि ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी, वहाँ जो खलीफा था, तुर्की के खलीफा था, उसका पद ख़त्म कर दिया था। तो उसके लिए जो इंडिया में जो मुस्लिम थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। और महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया था, क्योंकि भाई महात्मा गांधी उस टाइम क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक रहे, हम मुस्लिमों का सपोर्ट करेंगे तो वो हमारा सपोर्ट करेंगे और भारत को आज़ादी मिलेगी। इस तरह से उस समय महात्मा गांधी के विचार थे, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक बनाए रखना चाहते थे, ठीक है ना। और 24 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता 24 नवंबर 1919 को की थी। महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया था। यहाँ भी देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन को जुड़वा आंदोलनों की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति प्रदान की थी। वो कौन सा अधिनियम था भाई, जिसमें ब्रिटिश सरकार बिना किसी मुकदमे को चलाए किसी भी व्यक्ति को कैद कर सकती थी? पार्लियामेंट ऑफ पिट्स इंडिया या रोलेट या बंगाल विनियमन। तो यह आएगा आपका रोलेट एक्ट, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति प्रदान करने वाला अधिनियम का नाम क्या था? रोलेट एक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9, अवध का राज्य अंग्रेजों द्वारा, अवध राज्य कब अधिग्रहण कर लिया? जो अवध राज्य था उसको अंग्रेजों के द्वारा कब अधिग्रहण कर लिया गया था? तो यह आएगा आपका 1856 में, ठीक है ना, 1856, ऑप्शन नंबर 3। अवध राज्य को अंग्रेजों के द्वारा सन 1856 में अधिग्रहित किया गया था। अवध के अधिग्रहण को अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीति के तार्किक परिणाम के रूप में देखा जाता है, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली खां के कुशासन के आधार पर सत्ता से हटाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। भाई क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर आते हैं, ध्यान से इनको समझो और पढ़ो। और जो आपके पास SST का जो सिलेबस DTPLS भी ने अपलोड कर रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से अपनी
एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए और अपने टॉपिक को कवर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ये इसको देख के लग रहा है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तकरीबन क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही हैं। तो जो अवध राज्य है उसको अंग्रेज़ों ने, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा कर कि अवध का जो ये नवाब है वाजिद अली खां, वो कुशासन मतलब कि वो अच्छे से शासन नहीं कर रहा है। कुशासन के आधार पर उनको सत्ता से हटाकर और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था अवध को 1856 में। ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था? जो 1857 में विद्रोह हुआ था उस पर दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था? तो 20 सितंबर 1857 को। सन 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा 20 सितंबर 1857 को किया गया था। अब क्वेश्चन देखिए, सिंपल से नहीं है, कहाँ से क्या क्या उठ के आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया और क्रांति का नेतृत्व उन्हें प्रदान कर दिया था। किस दिन? 20 सितंबर 1857 को। सन 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और सन 1857 की क्रांति की जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी। देखिए 2-3 क्वेश्चन यहीं से उठ गए। एक तो दिल्ली पर कब्जा कब हुआ? 20 सितंबर 1857 को। फिर 1857 की जब क्रांति हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति की जांच के लिए जो कमीशन बनाया उसको क्या कहा गया? उसका नाम क्या था? पील कमीशन। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता थे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। ठीक है ना। देखिए अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान अथवा बादशाह खान अथवा सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ये दिया गया है बादशाह खान या बादशाह खान। अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1987 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान रत्न द्वारा भी सम्मानित किया गया था। 1987 में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद अब्दुल गफ्फार खान को भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। देखिए हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1789 ईस्वी में तृतीय स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसमें चुना गया था जीन स्लीवन वैली को। जीन स्लीवन वैली को तृतीय स्टेट का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, जो फ्रांस की क्रांति का दिया गया है, क्योंकि बहुत से फ्रांस की क्रांति से इसी एग्जाम में नहीं, मैंने बहुत से एग्जाम जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देखे हैं तो उनमें भी बहुत से क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत से का मतलब है कि हर पेपर जैसे कि एग्जाम के अंदर कोई 1 या 2 और चैप्टर से नहीं, फ्रांस की क्रांति के चैप्टर के जो 1-2 क्वेश्चन है वो बाहर से हैं, जिन्हें हम गूगल सर्च करते हैं या गूगल पर ढूंढते हैं तो पता चलता है। क्योंकि फ्रांस की क्रांति उससे पहले और उससे बाद इसमें बहुत मतलब कि हमारी जो एनसीईआरटी में है दिया तो काफ़ी कुछ है, पर फिर भी DSSS भी फ्रांस की क्रांति के क्वेश्चंस DSSS भी जो है वो एनसीईआरटी से बाहर भी पूछ रही है। ये मैंने देखा है, 2-3 एग्जाम्स मैंने और भी देखे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है उनको सोल्व किया, तब भी पता चला था कि भाई कुछ क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं। तो इसलिए आप जब भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो PYQs आप सोल्व करते हो तो आप जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हमारे एनसीईआरटी से नहीं, उसके गूगल सर्च करके या कहीं किसी और जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है वहाँ से इसको पढ़िएगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चंस बाहर से हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, रूसी क्रांति के नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? रूसी क्रांति का नेतृत्व तो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी या रूसी संघ कम्युनिस्ट पार्टी? तो रूसी क्रांति के लिए नेतृत्व रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ने प्रदान किया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। यहाँ जो दिया गया उसको पढ़ लेते। रूसी क्रांति को विशेष रूप से नेतृत्व रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी द्वारा प्रदान किया था। रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यह अक्टूबर 1917 में हुई बोल्शेविक क्रांति के नेता वास्तुकार प्रणेता व्लादिमीर लेनिन थे। जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी या जो बोल्शेविक पार्टी भी बोला जाता है उसे बोल्शेविक क्रांति का नाम भी दिया गया है। तो इसके जो वास्तुकार या प्रणेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। चलिए भैया आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये रूस के बारे में और कुछ दिया गया है। रूसी क्रांति साम्यवादी आदर्शों से प्रेरित एक सर्वहारा समाजवादी क्रांति थी, जिसका मुख्य उद्देश्य रूस के समाजवादी समाज की स्थापना करना था। रूस की क्रांति में अधिकतर
अधिकतर जार व कुव्यवस्था से उत्पीड़ित, शोषित, मेहनतकश लोग थे। मतलब कि आप लोगों ने जब रूसी क्रांति को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा जो जार जो था वो एक बहुत ही बुरा राज्य था, है ना। वो क्या करता था, मतलब कि शोषण करता था समाज का, तो इसलिए उससे सब दुखी थे। जो रूस की जनता है वो परेशान थी, तो और मेहनतकश लोग थे वहाँ के, तो वो सब क्या चाहते थे, उससे छुटकारा चाहते थे, ठीक है ना। इसीलिए तो क्रांति होती है भाई। कोई किसी चीज़ से परेशान, अच्छे खासे ढंग से कोई रह रहा है तो क्रांति क्यों होगी। जब घर में भी हम किसी से परेशान हो जाते तभी तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं, तो वही बात है। रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजित होना था, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो है वो हार गया था। रूस ने तो प्रथम विश्व युद्ध से आउट हो गया था जब रूस में क्रांति हुई थी। उसके बाद रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर आ गया था और अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में एंटर हुआ था, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। वर्ष 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 1930 का नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आपका इंडियन कंप्रेंस में आ गया भाई, जो भारत की हिस्ट्री है वहाँ से पूछा गया है। वर्ष 1930 का नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुआ था, ठीक है ना। दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा का आरंभ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ मतलब शुरू किया था और दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाकर कानून तोड़ा था। सरकार के कानून की अवज्ञा और जो सरकार का जो कानून था ना उसकी अवज्ञा की थी, इसीलिए इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया था। और ये किसके विरुद्ध था, नमक का जो कर लगता था उसके विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1945 का भारत के लिए आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। बॉम्बे प्लान, इसे क्या कहा जाएगा, बॉम्बे प्लान। 1945 का भारत के लिए आर्थिक विकास के लिए योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1945 में भारत के लिए बनाई गई आर्थिक विकास योजना को बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे प्लान को टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना भारत के आर्थिक आयोजन के संदर्भ में 1944 में बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा यह प्रस्तुत की गई थी, ठीक है ना। और इसे टाटा बिरला नाम से भी जाना जाता है, या इसे जो भारत का आर्थिक विकास योजना थी उसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 15 वर्षीय एक सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान का सूत्रधार सर आदेश दलाल को माना जाता है। बॉम्बे प्लान के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, मतलब ये जो भारत का आर्थिक भविष्य होगा उसका ब्लूप्रिंट था, जिसके अंतर्गत नियोजन के विचार का प्रबलता के साथ समर्थन किया गया था। अब देखिए बॉम्बे प्लान में सम्मिलित उद्योगपति कौन थे, घनश्याम दास बिड़ला, JRD टाटा, आर देशीर दलाल, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जॉन मथाई, AD श्रॉफ, सर श्री राम, कस्तूरी भाई, लाल भाई, ठीक है ना। तो ये जो थे ये बॉम्बे प्लान में शामिल उद्योगपति थे। इन 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान का जो रूपरेखा थी वो तैयार की थी और बताया था कि भाई कैसे क्या हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। सन 1820 और 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई थी। 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया था। तो यह आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा ने, ठीक है ना। सन 1820 और 1930 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा द्वारा यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई थी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17। भूदान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो यहाँ आपका इसमें आएगा आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था और इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। तो भूदान आंदोलन सरकार के, ये दोनों आएंगे तो ये आपके ऑप्शन 1 में है। भूदान आंदोलन सरकार से स्वतंत्र आंदोलन था तथा इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे थे। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, एक स्वैच्छिक, ठीक है ना। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूमि मालिकों व पट्टाधारकों को अपने भूमि के अधिकारों का त्याग लोक हित में करने के संदर्भ में राजी करना था ताकि भूमि का सामंतवादी पुनर्वितरण किया जा सके। यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी, भूमि के मालिक थे, पट्टाधारक थे, उनको खुश राजी करना था कि वो
जो उनके जो भूमि है, भूमि के अधिकारों का लोकहित के लिए त्याग कर दें, ठीक है ना, यानी कि जनता को भी कुछ भूमि दान में दे दे, सौंप दे अपनी इच्छा से, खुशी से, स्वेच्छा से, ठीक है। तो स्वेच्छा इसीलिए यहाँ कहा गया है कि स्वैच्छिक आंदोलन था। आचार्य विनोबा भावे स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, धर्म गुरु थे। इन्होंने महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु माना था। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विनोबा भावे। भूदान आंदोलन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व कर सृजन करता है, यानी कि समाजवाद या पूंजीवाद। तो यहाँ आपको सबको पता है, जब हम रूस में समाजवाद पढ़ते हैं तो समाजवाद में क्या है कि पूंजीवाद, जब पूंजीवाद में तो निजी स्वामित्व आएगा और समाजवाद में क्या आएगा कि निजी स्वामित्व को ख़त्म करके जो भी उत्पादन के साधन उनको सार्वजनिक स्वामित्व, यानी कि सभी का स्वामित्व हो जाए, तो समाजवाद है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? रियासतों के प्रतिनिधि या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो आपको पता होगा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ना ही पहले में और शायद ना ही दूसरे या तीसरे, कुछ ऐसा करके उसमें भाग नहीं लिया था गोलमेज सम्मेलन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक किया गया था, ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। यह प्रथम ऐसा सम्मेलन था जिसमें भारतीयों को समान दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भाई ऐसे भी बना सकते हैं कि कौन सा सम्मेलन था जिसमें भारतीयों को अंग्रेजों के समान दर्जा, मतलब कि दूसरों के समान दर्जा दिया गया था। एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी को समान बैठाकर उनसे बातचीत की गई थी, और इसमें भाग किसने नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें शामिल होने वाले पहले कौन थे भाई? भीमराव अम्बेडकर थे, वो तीनों सम्मेलन में गए थे। तेज बहादुर सप्रू, सुरेंद्र सिंह मजीठिया, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आंगा खां और श्रीनिवासन शास्त्री, ये जो लोग थे ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। कांग्रेस से कोई भी नहीं गया था। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये बताना है। मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, ये गलत है, ठीक है। चर्च और पादरियों में सुधार, बास्तिल के पतन की पहली वर्षगांठ, भाई 1788 दी गई तो गलत है। 1789 में तो बास्तिल का पतन हुआ ही था, तो ये भी रॉन्ग है। अब आपका आ जाएगा ये, सॉरी पहले वाला सही है, सेकंड भी। चर्च और पादरियों में सुधार, ये भी गलत है। जो पहले वाला है मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा, ये आपका सही रहेगा। तो मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जो है वो 1789 में ही तो हुई थी। जब ये बास्तिल की घटना हो गई थी उसके बाद ही तो मनुष्य और अधिकारों, जो नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र किया गया था वो 1789 में हुआ था, ठीक है ना। ये दोनों गलत हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा 1789 में। यह घटना फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में सही युग्म को प्रदर्शित करती है। फ्रांस की क्रांति लुई 16वें के शासनकाल में संपन्न हुई। रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू ने फ्रांस की क्रांति के अग्रणियों की भूमिका निभाई थी। अब क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। यह आपका आ गया ज्योग्राफी से। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत होती हैं? तो कर्क रेखा पर, ठीक है ना, कर्क रेखा पर 21 जून को, ठीक है। तो ये अब ये देखिए सही 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से थे, कंप्लीट 20 क्वेश्चंस। उसके बाद ये 21 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा सूर्य पर, तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी आती हैं। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून के दिन लंबवत होती हैं। 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में। यह स्थिति कर्क संक्रांति कहलाती है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध जैसे कि अब आप यहाँ मैं एक बार समझाने की कोशिश करूँ, जैसे ये तो आपकी 0 डिग्री, ये कर्क रेखा, और ये नीचे आपकी मकर रेखा। अब जो सूर्य है इसकी जो सीधी किरणें हैं ये 21 जून को कर्क रेखा पर आती है, ठीक है ना, 21 जून को। अब सूर्य मतलब कि पृथ्वी का जो सूर्य की जो रोशनी है वो इस साइड ज़्यादा, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो आपका उत्तरी गोलार्ध है इस पर ज़्यादा रहेगी, तो सीधी सी बात है दक्षिणी गोलार्ध पर कम रहेगी। दक्षिणी गोलार्ध पर यानी कि उस दिन दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होता है
21 जून को दिन छोटा होता है और उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन छोटी रात होती है। यही बताया गया कि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में तो दिन बड़ा और रात छोटी, यानी कि कर्क रेखा पर होती है उसकी सीधी रोशनी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे अधिक गर्म दिन भी माना जाता है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर है, 23.5 डिग्री पर है। एक काल्पनिक रेखा, भैया हमने सिर्फ काल्पनिक, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी पर ये सीधी खींची हुई है। कर्क रेखा ग्लोब, चलिए ये सब बातें छोड़िए, ये हिस्ट्री में बड़ी डिटेल की बातें, बहुत देर लगेगी ये समझाने में। भारत में जो कर्क रेखा वो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से उद्गमित होती है। पृथ्वी की जो परत है निफे, वो किससे बनी है? तो ये बनी है निकेल और आयरन, जैसे इसके नाम से पता चलता है निकेल और आयरन से बनी है पृथ्वी की परत निफे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, भूपटल, मेंटल, कोर। ये भाई जो आपकी ज्योग्राफी उसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है। अभी मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बता रही हूँ, क्योंकि इनको डिटेल से पढ़ाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं होगा। वैसे अगर आप ये सब चीज़ें समझना चाहते हैं ना, तो मेरे चैनल पर मैंने ये पहले ज्योग्राफी की बहुत सी वीडियो बना रखी है और उसमें काफ़ी डिटेल से NCERT को पढ़ा रखा है। अगर आप ये सब भी पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप मेरी जो पीछे की वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। औसंक तापमान में व्यक्त किया जाता है, मतलब कि इसमें बताया गया है कि सेल्सियम में या फ़ारेनहाइट में। औसंक तापमान खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है, किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है? सेल्सियम या फ़ारेनहाइट में? तो 1 और 2 दोनों में ही। औसंक तापमान को सेल्सियम तथा फ़ारेनहाइट दोनों में ही व्यक्त किया जाता है। औसंक वातावरण की उस अवस्था अथवा उस तापमान बिंदु को कहा जाता है जिस पर ओस आसमान में जमती व नीचे की तरफ गिरती है। अब औसंक किसे कहते हैं? देखिए यही क्वेश्चन समझ आ गया है यहाँ, ठीक है ना, कि जब ओस जो है आसमान में जम जाती है और नीचे की तरफ गिरती है उसे औसंक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वायु का वह तापमान जिस पर जल अपनी 2 गैसीय अवस्थाओं में ठोस या तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, औसंक कहलाता है। गैस, जैसे कि गैस बन के जाती है यहाँ से नीचे से आकाश में पहुंचकर वो पहले लिक्विड में चेंज होती है और लिक्विड में चेंज होने के बाद वो ठोस बन जाती है, यानी पहले पानी बनती है और फिर वो बर्फ़ बन जाती है, ठीक है। तो औसंक पर वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, जबकि औसंक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, तब ओस पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी देखिए 20 क्वेश्चन तो हमने हिस्ट्री के किए थे, अभी फिर हिस्ट्री का आ गया, यानी कि कम से कम भी आपको 25 के आसपास, यानी कि 20 से 25 के बीच में हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हिस्ट्री को आप काफ़ी डिटेल से NCERT में पढ़िएगा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फ्यूरियर द्वारा लिखा गया था और सन 1848 में प्रकाशित हुआ था। जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र उसके बारे में बताया गया है। उनके विचार शोषितों के संघर्ष का आधार बने। तो केवल ये बात ठीक है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है इसमें क्या कहा है कि उनके विचार शोषितों के संघर्ष का आधार बने थे। किसके? कार्ल मार्क्स के इनके विचार। तो केवल 3, या ऑप्शन 3 आएगा, केवल 2 ठीक है, सेकंड नंबर का जो वो ठीक है। समझिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सन 1848 में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत का पूंजीवाद के खतरे का विश्लेषणात्मक विवेचन किया था कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अभी 2 वर्ग हैं आपस में संघर्ष करते रहेंगे, और पूंजीवाद के जो खतरे का विश्लेषणात्मक विवेचन इन्होंने किया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विश्व के मजदूरों को अपने शोषण के प्रति संघर्ष करने का आधार प्रदान करता है। भाई ये एक बुक है, या जो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्होंने लिखा है, सर्वहारा वर्ग यानी सभी को अपने शोषण के प्रति संघर्ष करने का आधार प्रदान करती है, क्योंकि मजदूर, सर्वहारा वर्ग किसे कहा गया? मजदूरों के वर्ग को कहा गया, ठीक है ना। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से प्रेरित होकर वो क्या करते हैं? शोषण के प्रति संघर्ष करने का आधार मिलता है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिक सिद्धांत का समाजशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं में दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो इनकी बुक है, जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी आदि शामिल है। भैया आपको कार्ल मार्क्स पढ़ना पड़ेगा, ये शायद NCERT में नहीं है, तो इसको आप गूगल सर्च कीजिए या किसी और बुक से कीजिए, पर कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, इनके जो बुक्स है या इनके क्या विचार थे उनको आप पढ़िएगा। अभी देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है, ठीक है ना।
तो कौन सा ग्रह आता है? शनि, क्योंकि शुक्र बुध पृथ्वी ये सब आंतरिक ग्रह में आ जाते हैं। शनि ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है। मंगल ग्रह की जो कक्षा है उसके बाहर स्थित ग्रहों को क्या कहा जाता है? गैसीय या जोवियन ग्रह कहा जाता है। और मंगल ग्रह से अंदर वाले ग्रहों को क्या कहा जाता है? शुक्र बुध पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। चलिए भाई, अब आगे क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था हमारा 25, तो क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। भूकंप का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को तैयार करने वाले पहले भूवैज्ञानिक कौन थे? तो अब भूकंप का पता लगाने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होता है तो वो कौन थे? चेंग, इसमें तो भाई दिया गया है चेंग हेंग का नाम, ठीक है ना। सेकंड, भूकंप का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को तैयार करने वाले पहले भूवैज्ञानिक चेंग हेंग थे। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। यह भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है। भूकंप की तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ पर किया जाता है और भूकंप की तीव्रता अथवा ऊर्जा का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वर्ष 1920 में कार्ल श्मिट ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। या तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हेंगडेर ने पश्चिमी आधुनिकवाद पर हमला किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दोनों ही सही है। इसमें बता रहे हैं क्वेश्चन, ये तीसरा ठीक है, दोनों ही सही है। वर्ष 1920 में कार्ल श्मिट ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की थी। जर्मन में हिटलर नाजीवाद एवं इटली में मुसोलिनी फांसीवाद को तानाशाही शासन के उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषित किया था कि अब वह वर्साई की संधि के सैन्य या निशस्त्रीय खंड से बाध्य नहीं है? अभी देखिए आपकी हिस्ट्री ही चल रही है, या आपका हिटलर के टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि आप समझ के चलिए 25 के आसपास क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, जिसमें से फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इंडियन नेशनल मूवमेंट और ये आपका हिटलर वाला जो टॉपिक है यहाँ से, और 2-3 क्वेश्चन हमने रूसों के भी देखे, कार्ल मार्क्स रूसों के, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से इनको अपने इन टॉपिक्स को कीजिएगा। किस वर्ष जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषित किया था कि वो अब जो उन पर वर्साई की जो संधि लगा दी गई थी वो उसको नहीं मानेंगे? तो ये आपका आएगा 1935 में, वर्ष 1935 में, क्योंकि वो छिक चुके थे। जर्मनी में ने वर्ष 1935 में औपचारिक रूप से यह घोषणा किया था कि अब वो वर्साई की संधि या निशस्त्रीकरण खंड के लिए बाध्य नहीं है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया सभी क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आए, क्योंकि मैंने पहले ही एनसीईआरटी को रीड कर रखा है कम से कम 2-3 बार। पर फ्रांस की जो क्रांति है ना, उसमें 2-3 फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो 2-3 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी का सिलेबस उससे बाहर है, ठीक है ना। हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण करने की घोषणा की, क्योंकि पहले कहा था कि जर्मनी 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रखेगी और ना ही शस्त्र बनाएगी। पर हिटलर ने 1935 में इन सबको नकार दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, ना मैं वर्साई की संधि को मानता हूँ, ठीक है ना। और जो मेरे जितने भी भाई अधिकार आपने ले रखे हैं, या जो भी खनिज वाले एरियाज़ थे जैसे राइनलैंड वगैरह और बहुत से एरिया थे, तो वो सब मैं अपने वापस ले रहा हूँ। जब आप हिस्ट्री में हिटलर वाला जो चैप्टर है, आपकी 9th क्लास का 3rd चैप्टर है, उसको जब पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, काफ़ी डीप उनमें बताया गया है। अगर उनको मैं यहाँ समझाने बैठूँ तो होगा नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने पराजित होने पर जब 1919 में जर्मनी ने क्षतिपूर्ति के संदर्भ में वर्साई की संधि की गई थी, और वो क्या कहा था कि जर्मनी ही दोषी है, तो जर्मनी पर ही वो संधि थोप दी गई थी। और इसी संधि के फलस्वरूप उनसे बहुत बड़े भूभाग को ले लिया गया था और उनसे सेना कम कर दी गई थी। जर्मनी के अन्य राज्यों पर भी कब्जा कर लिया गया था। जहाँ जहाँ से खनिज निकलते थे उन सभी राज्यों को और देशों ने, जो जीतने वाले देश थे, उन्होंने अपने हक में ले लिया था। सही सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सोवियत जर्मन गैर आक्रामकता समझौता 1939, लुसाने की संधि 1923। तो इसमें दोनों ही बताए गए हैं भाई। सोवियत जर्मन गैर आक्रामक समझौता 1939, जब ये युद्ध खत्म हुआ तब की बात है। तो सोवियत जर्मन गैर आक्रामक समझौता 1939 में हुआ था तथा लुसाने की संधि 1923 में हुई थी। दोनों ही बातें सही हैं। लुसाने की संधि के परिणाम स्वरूप तुर्की, ब्रिटिश, फ्रांस, इटली, जापान, ग्रीस आदि के मध्य चल रहे युद्ध औपचारिक रूप से अंत हुई। यहाँ आपसे है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लिया गया है, और आपका जो DSSB का सिलेबस है उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों के बारे में ही बताया गया है। कायांतरित चट्टानों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है?
तो ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ तुलना में सघन और सख्त हैं। इन चट्टानों में जीवांश नहीं होते हैं और कांग्लोमरेट एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। तो इसमें से कौन सी विशेषताएं सही है कायांतरित चट्टानों की? तो पहली चट्टानों की पहली ठीक है और दूसरी ठीक है ना। इन चट्टानों में जीवांश नहीं होते हैं। ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ तुलना में सघन और सख्त होते हैं। कायांतरित चट्टानों का निर्माण ताप दाब रासायनिक क्रियाओं के आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से होता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्टराइट, सोना पत्थर आदि। पृथ्वी की सतह पर कठोर भाग शैल अथवा चट्टान कहलाता है। चट्टान 3 तरह की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं 7th की ज्योग्राफी के अंदर ये सब दिया गया है। अब फिर आपका हिस्ट्री से आगे वर्साई की संधि के कौन से प्रावधान नहीं है सही है, कौन से प्रावधान सही हैं? तो वर्साई की संधि ने यूरोप की सीमा को फिर से नया रूप दिया। सीमा को फिर से नया रूप दिया और अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी माना। तो इसमें दोनों ही बातें सही कही गई है, क्योंकि जो वर्साई की संधि है उसमें कंप्लीट रूप से जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। हर तरह से युद्ध के हर नुकसान के लिए जर्मनी को ही जिम्मेवार ठहराया गया था, ठीक है ना। तो वर्साई की संधि ने यूरोप की नहीं सिर्फ, क्योंकि जो जर्मनी थी, जर्मनी के कुछ हिस्सों को जर्मनी ने जो हिस्से जीत रखे थे उनको वापस लिया गया और जर्मनी के भी कुछ राज्य थे या कुछ पार्ट था उनको भी छीन लिया गया, ठीक है ना। और जर्मनी को पूरी तरह से दोषी माना गया था। इसमें यही सब बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को खालिस्तान देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जो यूएन चार्टर था उस पर, तो देखिए यूएन के बारे में भी पूछा बताया गया, आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है जो DSSB का, कि आपको दोनों विश्व युद्ध और यूएन के बारे में पढ़ना है। तो यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को कितने देशों के प्रतिनिधियों ने साइन किए थे? तो यहाँ आएगा 50, ठीक है ना। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यह मानता है कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीब और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। ये बात किसने कही थी? ये कही थी रॉबर्ट ओवन ने, ठीक है ना। रॉबर्ट ओवन का मानना था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। रॉबर्ट ओवन को आदर्श समाजवाद का प्रणेता माना जाता है, ठीक है ना। ये आपकी रूस की क्रांति का जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा। रॉबर्ट ओवन ने न्यू लेनार की कॉटन मिल के एक सफल प्रयोग किया और उसके अंतर्गत उन्होंने मजदूरों को कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियां प्रदान किया, अनाथ बच्चों से काम करवाना बंद किया और उन्हें शिक्षा दी, क्योंकि ये मानते थे कि बच्चों को शिक्षित करेंगे, उनको नई नई टेक्निक सिखाएंगे तो वो आगे और भी अच्छा काम करेंगे भाई उद्योग में या किसी भी तरह से। ये नहीं कि सिर्फ गधा मजदूरी करवानी है भाई, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाओ, पढ़ाओ, तो ये मशीनों को अच्छे से हैंडल करेंगे और भी नए मशीनों का विकास करेंगे और उद्योग अच्छे से स्थापित होंगे। तो ये इस तरह से ये सब रॉबर्ट ओवन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी का घूर्णन खालिस्तान के लिए जिम्मेवार है। अब एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण, ठीक है ना। तो घूर्णन से क्या होता है? दिन और रात की वैकल्पिक अवधि, तो ये सिर्फ दिन और रात बनते हैं। वर्ष की अवधि परिक्रमण से होती है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो दिन रात बनते हैं और जब पृथ्वी परिक्रमण करती है तो एक साल कंप्लीट हो जाती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 35, हिमनदों के निष्पेक्षण से उत्पन्न गोल टोकरी के झुंड खालिस्तान कहलाते हैं। हिमनदों के निष्पेक्षण से, तो ये कहलाएगा ड्रमलिन बनते हैं। हिमनद जो है उनके निक्षेपण से उत्पन्न गोल टोकरी के झुंड ड्रमलिन कहलाते हैं। मतलब कि उनका जो निक्षेपण होता है उससे जो गोल गोल डिज़ाइन गोल आइट वो बनते हैं, उसको क्या कहेंगे? हम ड्रमलिन कहेंगे। इसके बारे में काफ़ी कुछ दिया गया, फिर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व नहीं होगा। प्रयागराज शहर निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर स्थित है? तो प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। USA ने खालिस्तान में अलायंस के समर्थक में प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। तो किसके मतलब कि कब? 1917 में USA ने एंट्री ली थी, अप्रैल 1917 में, जब रूस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गया था। वो रूस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपना हाथ खींच लिया था, क्योंकि रूस में जब रूसी क्रांति हो चुकी थी और उन्होंने कहा था कि हमें क्यों जाना है भाई वर्ल्ड वॉर के अंदर, हमारे देश में क्रांति हो चुकी है और हम अपने देश का विकास करेंगे। तो इसलिए रूस बाहर आ गया था और उसके बाद अमेरिका जो है वो अप्रैल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में एंटर हुआ था। देखिए अभी आपके हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं।
अब यहाँ देखिए ये दिया भी गया है। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में अप्रैल 1917 में मित्र राष्ट्र फ्रांस, रूस और ब्रिटेन की तरफ से सम्मिलित हुआ था। दूसरी तरफ ध्रुवीय या केंद्रीय शक्तियाँ जो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य थे। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में तब शामिल हुआ जब जर्मनी की यू बोट ने इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया था। इस जहाज पर 1153 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। राज्य निगमवाद पर किस विचारधारा ने जोर दिया? राज्य निगमवाद पर तो फासीवाद धारा ने जोर दिया था। राज्य निगमवाद पर फासीवाद विचारधारा ने बल दिया था। निगमवाद एक प्रकार की राजनीतिक विचारधारा जो स्वयं के समान हितों के आधार पर सैन्य, श्रम, श्रमिक, व्यवसाय, वैज्ञानिक अथवा गिल्ड संघों के समान कॉरपोरेटिव समूह तथा समाज के संगठन का समर्थन करती है। क्योंकि जो इटली के निगमवादी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर ये वही इसी के बारे में बताया गया है। बाकी आप ये समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके फासीवाद से ही वहीं हिटलर जो इटली और जर्मनी का जो टॉपिक है उससे उठाया गया है। रॉबर्ट ओवन ने पहली बार खालिस्तान में अपनी कॉरपोरेटिव पत्रिका में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया था। रॉबर्ट ओवन ने कब? तो 1827 में। रॉबर्ट ओवन ने पहली बार 1827 में अपनी कॉरपोरेटिव पत्रिका में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भाई कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक से बाहर है, एनसीईआरटी से बाहर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जलीय चक्र में सम्मिलित है? जलीय चक्र में वाष्पोत्सर्जन, संघनन या उदरोपातन? तो ये आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। उदरोपातन इसमें सम्मिलित नहीं है। वाष्पोत्सर्जन मतलब कि आपका जो वाष्पोत्सर्जन होता है और फिर संघनन होता है, ये दोनों ही क्या है आपके जल चक्र में शामिल है। वाष्प बनती हैं और फिर वो सघन होकर बूंदें बनती हैं ऊपर जाकर। उदरोपातन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत एक पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। ठोस से गैस में चेंज होता है और इसमें जो अपना जल चक्र है उसमें लिक्विड से गैस बनती है। ट्रक कृषि, अब ये आपकी ज्योग्राफी है। ट्रक कृषि की खेती खालिस्तान से जुड़ी सब्जियों से, रेसे वाली फसलों से। तो ट्रक कृषि जुड़ी है सब्जियों से, क्योंकि भाई सब्जियों की डेली सब्जियों को मंडियों में लेके आना है ना, जगह जगह पहुंचाना, तो ट्रक कृषि सब्जियों से जुड़ी हुई है। यूरोप का लंकाशायर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लंकाशायर, तो ये जाना जाता है सूती कपड़े के लिए। यूरोप का लंकाशायर क्षेत्र सूती कपड़े के लिए जाना जाता है उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रकृति से अधातु है? प्रकृति से अधातु है, इनमें से वो धातु नहीं है। क्रोमियम, मैग्नीज, अहद, प्लेटिनम। तो इसमें आएगा अहद यानी एस्बेट्स। अहद किसको कहा गया है? एस्बेट्स को। और ये क्या है? अधातु है, प्राकृतिक रूप से धातु, ये प्रकृति में धातु नहीं है। जनसंख्या वितरण की असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनसंख्या वितरण के बारे में, जनसंख्या वितरण को महाद्वीप और देशों के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। दक्षिण क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर ये याद दिया गया है। दक्षिण एशिया का प्रमुख संकेंद्रण में से एक है जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। तो यहाँ आएगा आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक है, क्योंकि भाई दक्षिण एशिया में है ही जनसंख्या ज़्यादा। चाइना, इंडिया, ये जो मेन कंट्रीज़ हैं जिनमें जनसंख्या ज़्यादा है वो दक्षिण एशिया के अंदर ही आती है। तो जनसंख्या वितरण को महाद्वीप और देशों के आधार पर ही विश्लेषित किया जा सकता है और दक्षिण एशिया में ही इसका संकेंद्रण ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आता है? उष्णकटिबंधीय अवसाद या टॉर्नेडो? तो इसमें आपका आएगा केवल फर्स्ट। तो उष्णकटिबंधीय अवसाद चक्रवात जो है वो कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आता है। भोपाल गैस त्रासदी एक उदाहरण है। तकनीकी अपवाद, शारीरिक अपवाद, जैविक अपवाद, रासायनिक। तो यह है एक रासायनिक अपवाद, क्योंकि एक रासायनिक गैस ही तो लीक हुई थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी। और ये वर्ष 2000 मतलब कि इसमें डेट नहीं दी गई है भाई कब हुई थी। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन खालिस्तान में बनाया गया था। पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन ये बनाया गया था कांडला। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन कांडला में बनाया गया था। कांडला जो हमारी बंदरगाह है गुजरात में, वहाँ पर देखिए ये बताया 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से कारकों का संयोजन किसी उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करता है? भाई उद्योग हम लगाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? कुशल श्रम, हरियाली। हरियाली का कोई मतलब नहीं है भाई, कुशल श्रम तो चाहिए। जलवायु, जनसंख्या, ग्रामीण बस्ती, कच्चा माल, राजधानी, उद्यमी।
तो हमें राजधानी भी चाहिए जहाँ अमली समावेश के आसपास और उद्यमी भी। तो किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण पूंजी उद्यमी जैसे कारकों के संयोजन से होता है, ठीक है ना। आर्थिक दृष्टि से यहाँ राजधानी पूंजी को कहा गया है। आर्थिक दृष्टि उद्योगों को स्थान पर अवस्थित किया जाता है। उद्योग जहाँ भी पहले आप अपने दिमाग में सोच लें कहीं भी कोई फैक्ट्री या कोई भी आप कुछ भी प्रोडक्शन के लिए कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि आपको वहाँ एक तो पूंजी और एक भाई श्रम रोज काम करने वाले आदमी दोनों मिले ना। तो मेन तो यही दो चीज़ें डिपेंड करती हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल नीचे मेघालय में स्थित है? पन्ना, सिमलीपाल, नोकरेक, मानस। तो जो नोकरेक है ये आपका मेघालय में स्थित है, ठीक है ना। नोकरेक गौरव पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। पन्ना टाइगर जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। इस रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। सिमलीपाल आपका ओडिशा में है और मानस नेशनल पार्क असम में है। भारत में सबसे अधिक फैक्ट्रियाँ किस राज्य में हैं? तो भारत में सबसे अधिक फैक्ट्रियाँ तमिलनाडु में है। भाई तमिलनाडु में दिखाई गई सबसे अधिक तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर ये कर्नाटक, पंजाब और ये सब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई आज मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करवाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं NCERT को दोबारा से करवाऊँ या यही इसी तरह की वीडियो आगे जारी रखूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।